कफन सन 1936 में प्रकाशित और प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई यह अंतिम कहानी। प्रेमचंद जी यथार्थवादी या आदर्श उन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार कहे जाते हैं और कफन कहानी यथार्थवादी कहानियों में परिगणित की जाती है। कफन कहानी में प्रेमचंद जी कई उद्देश्यों को साथ लेकर चलते हैं। एक उद्देश्य उनका निम्न वर्गीय परिवार में नशा की प्रवृत्ति को उद्घाटित करना। निम्न वर्गीय परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर रहता है, जैसे तैसे मजदूरी करके अपना पेट पालता है और मेहनत और पसीने की कमाई को नशा में तिरोहित कर देता है। इस कहानी में साथ साथ प्रेमचंद जी यह भी दर्शाना चाहते हैं कि गांव के लोग निर्धन वर्ग के प्रति किस निष्ठुरता के साथ, किस निर्ममता के साथ प्रस्तुत होते हैं। साथ ही प्रेमचंद जी ने अपने पात्रों के माध्यम से यह कहलवाया है कि क्या बैकुंठ उन लोगों को मिलेगा जो पाप करते हैं और गंगा में नहाकर यह सोचते हैं कि उनका पाप धुल जाएगा, जो लोगों का शोषण करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बैकुंठ मिल जाएगा। तो प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से आडंबर, ढोंग और पाखंड पर भी कुठाराघात करते हैं। प्रेमचंद जी लगभग 300 कहानी लिख चुके थे। उसके पश्चात ये कहानी उनके द्वारा लिखी गई। कई समीक्षकों ने कफन कहानी के बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि यह एक दुखांत कहानी है। यह एक ऐसी त्रासदपूर्ण कहानी है जहां पात्रों के मनोविज्ञान को प्रेमचंद ने आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है और उस आदर्श के रो में बहकर प्रेमचंद जी ने उसके उपसंहार को, समापन को इतने दुखांत ढंग से प्रस्तुत किया है कि घीसू और माधव नाम के पात्र मृत बुधिया के लिए कफन लाने शहर गए और शहर से लौटे ही नहीं। प्रेमचंद जी ने कहानी का समापन ऐसे मोड़ पर किया है कि वे दोनों नशे में धुत होकर वही बेहोश होकर गिर पड़े। अब पाठकों और श्रोताओं के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर घीसू और माधव कफन लेकर लौटे या नहीं, बुधिया के लिए कफन का प्रबंध हुआ भी या नहीं। पाठकों और श्रोताओं की इस जिज्ञासा को प्रेमचंद ने मानो अनायास ही बीच में मार दिया है और उसमें निराशा का कफन डाल दिया है। लेकिन प्रेमचंद जी तब तक इतने परिपक्व कहानीकार हो चुके थे कि इस यथार्थ को उन्होंने एक त्रासदपूर्ण मोड़ पर ही समाप्त करना उचित समझा है। कथोपकथन की दृष्टि से यह कहानी इतनी प्रभावोत्पादक, इतनी सुगठित, इतनी सार्थक और सफल कहानी है जहां घीसू अपने बेटे माधव से कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ ऐशो आराम से रहा, आज उसी के साथ इतनी बेवफाई, जाकर देख तो। माधव कहता, दादा आप ही देख आओ। मैं कैसे देखूंगा, जिसका कभी मुखड़ा नहीं देखा, जो मुझसे घूंघट डालकर मेरे सम्मुख लजाती है, आज उसका खुला बदन देखूं। मैं जाऊंगा तो ठीक से हाथ पैर भी ना पटक पाएगी, पता नहीं किस हालत में होगी। मेरी बीवी जब बीमार हुई तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और एक तू है। दादा घर में कुछ न गुड़ है, न सौंठ है, न तेल है, न घी है। अरे तू चिंता क्यों करता है, 60 साल मैंने क्या ऐसे ही घास खो दी, भगवान दे भी तो सब हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे चुटीले संवादों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कथा वस्तु को आगे बढ़ाया है, गतिशीलता प्रदान की है। और जब हम उपसंहार की ओर कहानी को देखते हैं तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से वहां के वातावरण में सुरूर था, वहां की हवा में नशा था। कोई साथी अपने साथी के हलक में कुल्हड़ डाले दे रहा था, कोई किसी के गले में बाहें डालकर नृत्य कर रहा था, कोई अभिनय कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई मटक रहा था, ठगनी क्यों नैना झमकावे। और गाते गाते वे बेसुध होकर घीसू और माधव वहीं सामने गिर पड़े। इस तरह देश काल और वातावरण की दृष्टि से, कथोपकथन की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से, भाषा और शैली की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से कफन एक बेजोड़ कहानी है जो आम आदमी की पीड़ा को,
आम आदमी के नग्न यथार्थ को चित्रित करती है और बड़े ही सार्थकता के साथ सशक्त ढंग से वर्णित करती है। और इस कहानी में ग्रामीण परिदृश्य को प्रेमचंद जी ने बखूबी ढंग से वर्णित किया है। शुक्रिया, धन्यवाद।